नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मुंबई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मालेगांव धमाकों के एक दशक गुजरने के बाद इस मामले में आरोपित 8 लोगों को बरी कर दिया है। गिरफ्तार 9 लोगों को किया गया था, लेकिन एक अभियुक्त की पहले ही मौत हो चुकी है। बरी किए गए आरोपी 5 साल जेल में पहले ही गुजार चुके हैं। आपको याद होगा कि 8 सितंबर 2006 को मालेगांव की हमीदिया मस्जिद के पास धमाके हुए थे। 37 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। लेकिन अब से 2 साल पहले ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ये कह चुकी थी कि इन लोगों के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद भी 2 साल जेल में गुजारे इन लोगों ने। इन लोगों के बरी होने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं हमारे सामने। भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहा है। आतंकवाद के मामले में राज्य की नीति और बर्ताव पर भी सवाल है। जिन पुलिस अधिकारियों के गवाह सबूतों के आधार पर इन लोगों ने अपने जीवन का एक दशक जेल में गुजार दिया, क्या उन पर अब कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। और साथ ही ये भी कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सामने उठ रहा है वो ये कि इन 8 लोगों की जो बाकी का जीवन बचा है, जो बाकी की जिंदगी बची है, आखिर उसका क्या होगा? किस तरह का समर्थन, किस तरह का पुनर्वास में सरकार क्या सहयोग देगी? ये भी सवाल हमारे सामने मौजूद है। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में, जिनके जरिए मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के। नवेद हामिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मुशावरत, जो कि मुस्लिम संस्थाओं का एक अम्ब्रेला बॉडी है, उसके प्रेसिडेंट हैं। प्रशांत भूषण भी मेरे साथ जल्द जुड़ जाएंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही डॉक्टर विक्रम सिंह भी होंगे, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत भूषण, मैं देख रही थी आज आपने काफ़ी जोर देकर ट्वीट भी इस मामले पर किया है और सवाल भी उठाए हैं। ये भी कहा है ज़रूर कि ये जो जुडिशल हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसकी जीत भी है, लेकिन साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि जीत होने के साथ साथ ये एक जो दशक गुजर गया, ये क्या कहता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। मैं तो बहुत सारे केसेस से डील कर चुका हूँ। मैं एक हैदराबाद में पीपल्स ट्राइब्यूनल हुआ था इसी मुद्दे के ऊपर कि बहुत सारे खासकर मुस्लिम यूथ को अलग अलग टेरर केसेस में चार्जशीट किया। अलग अलग पुलिस के ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ ये एटीएस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस ने, और उन लोगों ने कई बार एक एक दशक और एक दशक से भी ज़्यादा जेल में गुजारे और उसके बाद वो लोग बरी हो पाए। और बाद में ये पता लगा, मतलब शुरू से ही ये साफ होना चाहिए था कि बिल्कुल झूठा केस, बिल्कुल फर्जी बयानों के आधार पर ये केस बनाया गया। इनमें से कई बार ये भी आरोप लगे कि इन लोगों को जेल में या पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट ने ना तो मारने पीटने की बात पर कोई ध्यान दिया और ना ही इस पर ध्यान दिया शुरू में चार्ज फ्रेम करने के समय कि भाई क्या ठोस सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ, क्या ये केस चार्ज फ्रेम करने का बनता भी है कि नहीं बनता। और उन लोगों को इस वजह से दसियों साल जेल में रखा गया और बाद में बरी हुए। ये हमारी पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के बारे में बहुत ही खराब पिक्चर पेंट जी, करता है ठीक और है। ये दर्शाता है कि ज़रूर इसमें बहुत सख्त सुधार होने की ज़रूरत है। जी हाँ। लेकिन प्रशांत भूषण, ये बताइए कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो शुरुआत में जिस तरह से एटीएस ने इस मामले को संभाला, फिर सीबीआई के जरिए इस पे बात की गई, एक बिल्कुल खास तरीके के लोगों को पहले आरोपी बनाया गया। दूसरी बात, जब 2011 के आसपास जब एनआईए ने इस मामले को टेक ओवर किया, तब हमें दूसरी तरह के एक लोग नजर आए। यानी 2 तरह के आतंकवाद की जो धाराएं भारत में देखने को मिली, जिसको लेकर बहुत बहस भी हुई। क्या आपको लगता है कि अब जो डायरेक्शन है मालेगांव का, आखिर मालेगांव में धमाके किए किसने, ये कैसे पता चलेगा? नहीं, ये तो एनआईए ने अपनी जो नई इन्वेस्टिगेशन किया उसमें पता लगा लिया कि भाई दूसरे लोगों ने किए थे, उनको चार्जशीट भी किया। तो इसमें 2 सेट ऑफ चार्जशीट्स हो गई थी। ये सिर्फ ये मालेगांव 2006 की बात नहीं है, 2008 मालेगांव में भी यही बात हुई थी कि पहले कुछ मुस्लिम यूथ को टारगेट किया जा रहा था, बाद में फिर ये पता लगा कि भाई इसमें सैफरन टेरर ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। समझौता एक्सप्रेस में भी यही बात हुई थी, अजमेर दरगाह में भी यही बात हुई थी, मक्का मस्जिद में भी यही बात हुई थी। जी।
और देखिए, हर बार ये हुआ कि कुछ मुस्लिम यूथ को पकड़ के ये बोल दिया गया कि ये सिमी के लोग हैं या ये लश्कर ए तैयबा के लोग हैं वगैरह वगैरह, और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना दिए गए। और बाद में जब गहन इन्वेस्टिगेशन हुआ और खासकर असीमानंद का जब कन्फेशन सामने आया, तब पता लगा कि भाई इन सारे धमाकों के पीछे एक ये सैफरन टेरर ग्रुप था, अभिनव भारत के नाम से। जी। ये तो खैर एक सेट ऑफ केसेस हैं जिसमें कि ये अभिनव भारत के लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन और भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं हिंदुस्तान में। हम लोगों ने तो हैदराबाद में 2008 में एक पीपल्स ट्राइब्यूनल इस पर किया था, जी, जहां जी। पर बहुत सारे लोग पूरे देश से आकर उन्होंने टेस्टिफाई किया था कि कैसे उनको बिल्कुल झूठा आरोपी बनाया गया और बहुत साल बाद वो लोग बरी हो पाए। ठीक ये है। पुलिस के बारे में बहुत ही बुरी पिक्चर पेंट ठीक है। करता है कि किस तरह से पुलिस जानबूझ के झूठे केस बना देती है। आप पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं तो फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से सवाल कर लेते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे बताइए कि नवंबर 2011 में जब उस वक्त के होम सेक्रेटरी जी.के. पिल्ले ने ये कहा, जब इन लोगों को बेल मिली, जब जमानत मिली 2011 में, तो ये कहा उन्होंने कि इन लोगों की को जो अब तक जेल में रखा गया, इनका जो इम्प्रिजनमेंट था 5 साल तक, दरअसल वो ट्रैजिक था, वो दर्दनाक था और राज्य को यानी कि सरकार को जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद भी 2011 से लेकर अब तक जो है एक्विटल अब तक हो पाया है। आपको लगता है इसके बाद भी मामला क्यों फंसा रहा? और पुलिस के काम करने के तरीके पे जो लगातार सवाल उठा रहे हैं प्रशांत भूषण, उन जैसे बहुत सारे लोग, क्या कहना है आपका? जी, प्रश्न चिन्ह तो उठेंगे ही। अगर एटीएस एक तरफ जा रही है, एनआईए दूसरी तरफ जा रही है, प्रोसिक्यूटर महोदय ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था कि इस केस के ऊपर थोड़ा एक नरम रुख अख्तियार करें, और गवाह पक्षद्रोह हो रहे हैं और मामले का विचारण वर्षों वर्षों तक नहीं हो रहा है, और कोई और नहीं, केंद्रीय गृह सचिव ये कह रहे हैं कि राज्य को माफी मांगनी चाहिए, तो मैं समझता हूं माफी नहीं, इसमें जो दोषी हैं, अगर कोई गलत चार्जशीट गई है, कोई गलती हुई है, तो जिन लोगों ने विवेचना में जो मुलव्विस रहे हैं और इन्होंने गलती की है रंजिशन प्रतिशोध की भावना से या विंडिक्टिव तरीके से, उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि हर पुलिस रेगुलेशन में निहित है। इसके अलावा लीगल एक्शन जिसमें डिसमिसल तक संभव है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये क्यों कहते हैं कि सैफरॉन टेरर और मुस्लिम टेरर, टेरर इज टेरर, और जो भी टेरर में आता है उसके खिलाफ बेखौफ होकर के प्रभावी वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन किस बिरादरी का है। लेकिन आपने न सिर्फ ये किया, आपने कुछ ऐसे काम कर दिए और ऐसे अनप्लेजेंट, आई ओनली होप कि ये सत्य न हो, लेकिन प्रोसिक्यूटर का ये कहना कि हमारे ऊपर दबाव था कि इसमें हल्के पड़ जाएं, और आपने एक दफा जाकर के मंजिले मकसूद आपने कहा यहां है, उसके बाद आपने अपने ध्येय और गंतव्य बदल दिया। यह सब दिखाता है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन कहीं न कहीं पूरे प्रेशर में हुई, और आपने आज यू हैव मेड अ बिगर मिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब क्या हो सकता है? डैमेज कंट्रोल, एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन की टीम ड्यूली मॉनिटर्ड बाय द कोर्ट, अगर इसको करना चाहे, ये एक जुडिशियल इंक्वायरी वो बताएगी, क्योंकि ये मामूली घटनाक्रम नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें पुलिस, एनआईए और एटीएस की विश्वसनीयता के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं। बिल्कुल। और इनको दूर करने के लिए जो भी प्रयास किए जाएं वो कम होंगे। बिल्कुल। विक्रम सिंह जी, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, आतंकवाद से जुड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता से जुड़ा सवाल भी है। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ, सियासी दबाव देखने को मिला? आप एक बहुत ही तजुर्बेकार पुलिस अधिकारी हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि वाकई इन मामलों में सियासी दखल भी देखने को मिला है, दबाव भी देखने को मिला? मैं आपके सामने 3 ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूं। एटीएस का गंतव्य कहीं और है, एनआईए का गंतव्य कहीं और है। जी.के. पिल्ले साहब कुछ कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। प्रोसिक्यूटर महोदय ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था। यह मामूली घटनाक्रम नहीं है। इससे यह स्पष्ट जाहिर है कि किसी न किसी एजेंडा या किसी न किसी रोड मैप के तहत कार्य हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन तो निर्भीक और केवल साक्ष्य सबूत के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर के होना चाहिए था। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें दबाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। एक दफा आपने कहा ए की तरफ गए, फिर अब कुछ समय बाद आप जेड की तरफ जा रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है? या तो ए है तो जेड नहीं है, और जेड है तो ए नहीं है। और जिसने भी अगर गलती की है, अगर ए ने जेड को कहा, जेड ने ए को कहा, जिसने भी गलती की है, कठोर विभागीय और वैधानिक कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। ठीक है।
गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, इस मसले पर इतनी खुलकर बहस बहुत कम होती है जितना इस कार्यक्रम में हो रही है, और शायद ये बहुत अच्छा मौका है कि ये सवाल उठाया जाए कि क्या जिन लोगों ने इन 9 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की, न सिर्फ ये बल्कि एक पूरे समुदाय को जिस तरह से आतंकवाद की पूरी छवि में एक तरह से लपेट दिया गया, पूरा इलाका आपको मालूम है मालेगांव का किस तरह से वहाँ लगभग कारोबार बंद हो गया था कि कुछ लोग जो है मारे गए धमाकों में, वो आतंकवाद के हिसाब से सेंसिटिव एरिया माना गया, फिर वहाँ के लोगों को किस तरह से प्रभावित किया गया इस पूरे मामले में। क्या इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जब आप चर्चा इतने खुल के कर रहे हैं तो ये बात बहुत, अगर हम सुपरफिशियली यहाँ पे चले जाएंगे कि पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, खुल के तो बात हम करिए। कुछ भी इस पे कुछ नहीं, राइट ट्रैक पे नहीं बिल्कुल। है। असली बात है कि हमें समझना चाहिए कि पुलिस वालों ने ये ऐसा, एनआईए ने कुछ नहीं किया, एटीएस ने क्या किया वो तो किया, और सीबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पे हमें जाना चाहिए। उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया, क्यों इन्वेस्टिगेशंस को चेंज किए, उनकी क्या जिम्मेदारी है और उसका क्या पर्पस है। जब सारे वक्ताओं ने कहा, पूरी डिबेट में ये आ रहा है कि यह पूरी इन्वेस्टिगेशंस को वेरियस लेवल पे, पहले एक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोगों को पकड़ा, फिर उसके बाद उसको सडनली चेंज करके सैफरन टेरर पे ले आए। तो क्या ये कम्युनल पॉलिटिक्स, यूपीए का इतने साल का जो कम्युनल पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उसके तहत नहीं हुआ? ये क्लियर पॉइंट आउट कर रहा है कि जो यूपीए सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, कम्युनल पॉलिटिक्स का ये हिस्सा था, जो उन्होंने बहुत घिनौने तरीके से इस देश के ऊपर लादा। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट मैं आपसे सवाल, एक हाँ जी। सेकंड बस। ये घिनौना तरीका था कि पहले उन्होंने एक समुदाय को लिस्ट किया, उसको किया, उसके बाद सीधे साइड ट्रैक करके दूसरी एजेंसी को लाके वो सैफरन टेरर पे ले आए। तो यह क्या जवाब आज तो यह देगा कांग्रेस, सोनिया गांधी देनी चाहिए, यूपीए सरकार के नेताओं ने देना चाहिए कि ये क्यों देश को इस तरह धकेला। इसमें मेरे को लगता है एनआईए और एटीएस जितने जिम्मेदार नहीं है, उससे ज्यादा उस सरकार है, सरकार जिम्मेदार। आप ये कह रहे हैं कि पहले एटीएस और सीबीआई का इस्तेमाल करके एक तरह के लोगों को चार्जशीट किया गया और उसके बाद पासा पूरा पलट दिया गया और एनआईए को आदेश दिया गया कि अब आप दूसरे तरह के लोगों को लिप्त करिए। ये कह रहे हैं सुपरफिशियली यही दिख रहा है, और इसका एजेंडा भी दिख रहा है कि ये डिवाइड एंड रूल, जो उन्होंने बाद में सैफरन टेरर को, राहुल गांधी सीधे जाके यूएस के एम्बेसडर के सामने कहते हैं सैफरन टेरर, और आप कर्नल पुरोहित, यही केवल केस नहीं है, इशरत जहान को भी देखिए, कर्नल पुरोहित जो मालेगांव में 2008 में, उसके खिलाफ अभी लेटर, उनके चीजें कितने रिविलेशंस हो रहे हैं, तो कितना अंदर दबा हुआ है। पिल्लई ने कहा, वो मनी साहब ने स्टेटमेंट दिया, चिदम्बरम का, होम मिनिस्टर का खुद इन्वॉल्वमेंट है। तो यह पूरी तीनों चीजों को मिला के देख के पूरा एक सैफरन टेरर पे जो उन्होंने अटैक किया, मैं वो आपसे एक ये भी जानती आइडियोलॉजी हूँ पे अटैक किया, ठीक है, एक पूरा मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, ठीक है, इस देश की राजनीति। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी इस जवाब के बाद कि वाकई क्या यूपीए एनडीए सरकार ये समझती है कि सैफरन टेरर या भगवा आतंकवाद अभी अस्तित्व में है या नहीं, या वाकई यूपीए ने इसको इस्तेमाल किया? मैं आपसे जरूर जानूंगी। विक्रम जी, जवाब दीजिए जल्दी से। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं कि तफ्तीश यानी इन्वेस्टिगेशन एक बहुत संवेदनशील प्रकरण है, और खुदा को, भगवान को, अल्लाह को हाजिर नाजिर मान करके आप सबूत संकलन करते हैं, और इस तरीके से घालमेल करके कभी आपने ए कहा, कभी बी कहा। आप सिर्फ ये मानिए कि सबूत की बुनियाद के ऊपर दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, और ये इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं है कि किसी एक पक्ष को दोषी बना दे, किसी एक पक्ष को निर्दोष कर दे। सबूत और बुनियाद की आधार पर जो आपका जमीर कहे, जो सबूत कहे, उसकी बुनियाद पे आप आरोप पत्र लगाएं। जी, एक छोटी सी बात और कह दूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, वहां ब्लास्ट हुए हैं, किसी ने तो किए हैं, तो अल्टीमेटली हमें ये, ना हमारा मानना है, ना मुस्लिम टेररिज्म है या ना सैफरन टेरर है, यह एक क्रिएट किया गया। ये टेररिज्म इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, ये बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये क्रिएट नहीं, गोपाल जी, जो आप कह रहे हैं इस बात तो पे, जी, अगर आप कह रहे हैं इस बात पे विश्वास किया जाए तो अदालत तो बिल्कुल मजाक बन जाएगी कि जिस तरह से जो है अदालतें कैसे सबूत और गवाहों को कबूल करेंगी, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। नवेदा साहब, ये बताइए फिलहाल आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? इन्वेस्टिगेशन भी मजाक बन जाएगा, बिल्कुल बन गया है। आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? अब मेरा ये भी कंसर्न है, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जिन लोगों को सजा होनी है वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इन युवाओं की जो बाकी बची जिंदगी है उसका क्या? देखिए, 3 बातें इस देश को तय करनी है। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि भाई जो जिन लोगों ने इनको गलत फंसाया है उनके खिलाफ क्या, हमारे डीजीपी साहब ने, फॉर्मर डीजीपी साहब ने साफ साफ कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, अंदर की बात मैं कह रहा हूँ, अंदर की बात वो बता रहे हैं। तो क्या हो सकता है? सर्विस रूल्स के अंदर हैं बिल्कुल भी, इन लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हैं। एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि 1998 के बाद एक पूरा
प्रकरण है जब मुसलमान नौजवानों को फंसाकर और उनको जैश ए मोहम्मद से इससे उससे पूरा आइडेंटिफाई किया गया और जोड़ा गया। लेकिन आप ये देखिए कि कोर्ट ने आमिर का मामला हो, गुलजार का मामला हो, इनका मामला हो, अजमेर का मामला हो, मक्का मस्जिद का मामला हो, 99% लोगों को एक्विट किया है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब अगर प्रधानमंत्री के सामने रोकते हुए ये कहते हैं कि रोते हुए, मतलब मुझे उस पर भी किसी वक्त बात कर टिप्पणी करूंगा कि जजों को बढ़ाइए, तो कम से कम ये तो कहें कि जस्टिस उसी वक्त दिखेगी जब आप ऐसे लोगों को जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं और मासूमों को फंसाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आप छोटो मोटो नोटिस क्यों नहीं लेते? ये एक केस नहीं है। ये आप 2008 से जो एक्विटल शुरू हुआ है कोर्ट्स का, 98 के बाद पकड़ना शुरू हुआ और 15 साल, 16 साल, 10 साल, 9 साल, 7 साल चिप लगा देते हैं आप। अभी छूटा है एक आमिर नाम का लड़का। नहीं, वो उसके सिर में चिप लगाया है जो सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, उस चिप लगाया, अभी भी लगा हुआ है चिप। तो मैं समझता हूं कि देश को इस बात का तय करना चाहिए कि रूल ऑफ द लॉ रहेगा ही नहीं रहेगा, और पुलिस में जो ये काली भेड़ें हैं इनके ये कैसे डील से किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सियासत पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। प्रशांत भूषण, आप राजनीति को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलावा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि एक लोकतंत्र में अगर इंसाफ नहीं है, एक लोकतंत्र में अगर फेयर चांस नहीं मिलता किसी को कि उसको अदालत किस तरीके से ट्रीट करती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। यहाँ पर जिस तरह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल साफ साफ ये कह रहे हैं कि यूपीए ने 2 समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ पेश करने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि हमारी अदालतें इतनी मासूम हैं, इन्वेस्टिगेशन इतना खराब है कि वाकई कठपुतलियां बन जाएं? देखिए, ये तो आम तौर पर हम देख रहे हैं। मैं तो खुद भी इतने सारे केसेस को देख चुका हूँ जहाँ पर बिल्कुल इनोसेंट लोगों को, चाहे पार्लियामेंट अटैक का ही केस ले लीजिए, पार्लियामेंट अटैक में तो 4 में से 2 लोग तो पूरे बरी हो गए सुप्रीम कोर्ट से, तीसरे जने को भी मेन एलिगेशन में बरी कर दिया गया, सिर्फ एक अफजल को ही गिल्टी पाया गया, जबकि 4 लोगों को फंसा दिया गया था। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि हिंदुस्तान में पुलिस एजेंसीज, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े पैमाने पर इनोसेंट लोगों के खिलाफ झूठे केस बनाकर, एविडेंस फैब्रिकेट करके उनकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। अब इसका क्या समाधान, और कोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत ध्यानपूर्वक नहीं देख रहे हैं। एक तो ट्रायल बहुत लंबा चलने देते हैं और शुरू में ही नहीं देखते कि भाई इसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का ठोस एविडेंस है कि नहीं है। टॉर्चर वगैरह के एलिगेशंस को भी ठीक से नहीं देखते। तो अब समय आ गया है। पहली बात तो मेरी राय में एक हाई पावर्ड कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनना चाहिए, जिसमें कि बहुत ही ऊंचे स्तर के जज हों, जो कि जितने पेंडिंग टेरर केसेस हैं उनको संज्ञान में लेकर, उनको देखकर कि भाई इसमें इनोसेंट लोगों को फंसाया हुआ है या फिर कोई ठोस प्रमाण है उनके खिलाफ जिसके आधार पर उनका ट्रायल चलाया जा सकता है, वो देखकर एक रिपोर्ट दें। उसी में ये भी देखा जाए कि जिनको बिल्कुल गलत फंसाया गया है उनके खिलाफ, उन पुलिस ऑफिसर्स का बिल्कुल सख्त डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ होने चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें कई चीजें लिखी थी। एक पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाने की भी बात करी थी हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वो भी आज तक नहीं, ज़्यादातर जगह नहीं बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें होने की ज़रूरत है। कोर्ट्स में तो खैर कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे ट्रायल्स जल्दी हो पाएं। कोर्ट्स में जजों की चयन की प्रक्रिया ठीक करने की जरूरत है। उसमें चलिए, समय मेरे पास थोड़ा कम है प्रशांत भूषण जी, मैं आप बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, उस पर बहस होनी चाहिए कि किस तरह के सुधार होने चाहिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, क्या ये बताइए आप कि वाकई जिस तरह के सांप्रदायिक भेदभाव की बार बार बात कही जाती है,
क्या पुलिस महकमे में इस तरह के लोग हैं जो सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव करते हैं, जिससे हमारे सामने मालेगांव जैसे मामले हमारे सामने आते हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों का विश्वास है, जो आम लोगों का विश्वास है, वो पुलिस से जांच एजेंसियों पर क्या हिल नहीं जाएगा? पूरे पुलिस महकमे पे जो जांच एजेंसियां हैं उन पर यह बड़ा सवाल नहीं है? बहुत उम्दा सवाल है। नेपोलियन ने एक बार यह कहा था कि जब कभी ऐसा निजाम होता है जब वो इल्लीगल और इमोरल आदेश देता है तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ऐसे नाजायज, बेबुनियाद और उल जलूल हुक्म को मानने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं अपने भ्रष्टाचार के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। ऐसे लोगों की संख्या में न तब कमी थी न आज कमी है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। जो नाइंसाफी हुई उसमें कंपेंसेशन, मुआवजा, आप कुछ भी दें, उसकी भरपाई असंभव। हमारा क्रिमिनल लॉ इंग्लैंड से हमने आयातित किया है और उसमें पहला है द क्वीन अपोलोजाइजेस टू द रॉन्गली कन्विक्टेड पर्सन, द सो कॉल्ड रॉन्गली चार्ज, देन कंपेंसेशन एंड द थर्ड एन अपॉलॉजी फ्रॉम द क्वीन हरसेल्फ। हमारे यहां क्या है? हमारे यहां अगर हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही किसी पुलिस वाले को इसलिए दंड किया गया होगा कि उसने कोई नाजायज चार्जशीट, नाजायज बेगुनाह को फंसाया। ठीक है, इनकाउंटर में है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये भी है, ये भी इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर से कम ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा परिवार, उसकी इज्जत और उसकी पूरी, मैं समझता हूं, क्रेडिबिलिटी एक तरीके से मटियामेट हो गई है। तो इसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आप ही कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर से कम नहीं है। बहुत बड़ी बात है विक्रम जी जो आपके बात कह रहे हैं कि क्या गोपाल जी बताइए कि क्या सरकार माफी मांगेगी इनसे? नहीं, देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आप पुलिस के ऊपर डाल के, ये ठीक है कि पुलिस लोअर लेवल पे कई बार केसेस को कम करने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन जो एक लार्जर फ्रेम में जब होती है तो उसमें सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और ये अकाउंटेबिलिटी ऊपर ही जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि कम से कम अगर कुछ कर सकती है सरकार, माफी तो कम से कम मांग सकती है। प्रशांत भूषण जी के प्रॉब्लम के से तो एनालिसिस से वाकिफ रखता हूं, लेकिन जो वो सॉल्यूशन कह रहे हैं कि एक और एजेंसी आ जाए और वो इन्वेस्टिगेट करे, उससे कुछ नहीं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या सरकार को माफी मांगनी चाहिए? सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को? सर, जो कल्प्रिट हैं, जो उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर ये उनकी माफी प्रॉपरली, माफी से क्या होगा? यही माफी होगी आप कह रहे हैं। जिन लोगों की ये जो इतने प्रॉब्लम हो गए वो तो कुछ भी नहीं होंगे। नवीर अहमद साहब, क्या मांग है आपकी? किस तरह से पुनर्वास होना चाहिए? पॉइंटेडली गोयल साहब से पूछना चाहता हूँ, अग्रवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर पिछली सरकारें मुलविस थीं, तो क्या आप पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे कि आप पिछली सरकारों को एक्सपोज करने के लिए आप कुछ कदम उठाएं? बात ये है, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से बात नहीं होगी। मैं पूरी मेरी बात, सिर्फ पॉलिटिकल देने से बात नहीं होगी। क्या हम ये मान लें कि एटीएस सरकारों के दबाव में काम करती है? आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या एटीएस सरकारों के दबाव में काम करती है? क्या सीबीआई सरकारों के दबाव में काम करती है? और अब जब एनआईए असीम आनंद और कर्नल पुरोहित के ताल्लुक से स्टैंड को बदल रही है, तो क्या ये भी सरकार के दबाव में काम कर रही है? ये सारे प्रश्न जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नवीद साहब, बिल्कुल, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। बताइए, पुनर्वास के लिए क्या होना चाहिए? सरकार के, बीजेपी के नुमाइंदे हैं, इनसे आप क्या कहना चाहते हैं जल्दी से? मैं कहता हूं कि कंपनसेशन ही नहीं, आप सबसे पहले काम सरकार, आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, आप ये कीजिए कि उनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर आप ऐलान कीजिए कि आप उनके खिलाफ चार्जशीट कायम करेंगे और उनकी सर्विसेज, उनकी जो पेंशन है उसको रोकिए और उनकी जो तनख्वाहें जो है उसको, उसमें से कंपनसेशन दिलवाइए। मेरा सॉल्यूशन में मैं जल्दी से बता दूं, देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसको सॉल्यूशन इससे नहीं होगा अगर हम पॉलिटिकल डिसीजन ले लेंगे तो वही चीज करेंगे। आज पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होगा, ये जो प्रॉपर सिस्टम से जो कल्प्रिट आइडेंटिफाई होंगे उनको सोशल थ्रू द लॉ ही करना बहुत शुक्रिया पड़ेगा। सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर बात ये हो रही है कि जो गुनहगार हैं इस मामले में, जिन्होंने इन लोगों की जिंदगी तबाह की, 10 साल इनकी जिंदगी के खत्म हो गए, उन लोगों को, उन पुलिस अधिकारियों को, जांच एजेंसियों में जो भी लोग शामिल थे उनको सजा होनी चाहिए। राज्य को जो है माफी मांगनी चाहिए, यानी सरकार को इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिविल सोसाइटी से लेकर सरकार तक सबको आगे बढ़कर इन लोगों के पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना होगा। और शायद इंसाफ जो है वो लोकतंत्र की सबसे पहली बुनियाद है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।